ओजस्वी वाणी से हमें लाभान्वित करें। भारत सरकार में हमारे साथी मंत्री और वरिष्ठ साथी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे साथी भगीरथ चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री जयंतिया कुमारी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खनसर जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी मदन राठौर जी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, हमारे मुख्य सचिव सुधांश पंत जी, सभी सांसदगण, विधायकगण, प्रबुद्ध नागरिकगण और हमारे मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के देवी और सज्जन, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के 300 वर्ष के जन्म जयंती पर राजस्थान की पवित्र वीर भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। हम जानते हैं कि पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का 300 वर्ष की जन्म जयंती जब हम मना रहे हैं, तो जैसा कि भजन लाल जी ने बताया, हम उनको याद करते हैं एक समाज सुधारक के रूप में। हम उनको याद करते हैं जिन्होंने भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, उसको संजोने का काम किया, उसको पुनर्जागृत करने का काम किया। हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 300 साल पहले जब महिला उत्पीड़न एक समाज की व्याप्त ग्रसित समस्या थी, उस समय उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम को आगे बढ़ाया। यह जीवन का उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था। इसलिए विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को शिक्षा के साथ जोड़ना, प्रोग्रेसिव विचारधारा के साथ स्कूलों का निर्माण करना, और उसी के साथ साथ महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए हर तरीके का काम किया। आज अगर हम देखें तो आप कल्पना कर सकते हैं 300 साल पहले जिस तरीके से समाज की अवस्था थी, जिसमें आंतरिक कलह भी थी, बाहर बाहर का अटैक भी था, आक्रमण भी था, और आर्थिक दृष्टि से हम टूटे हुए थे। ऐसी अवस्था में जब अहिल्याबाई होलकर जी ने राजपाट संभाला, तो उन्होंने तीनों ही फ्रंट पर काम किया। आंतरिक कलह को समाप्त किया, किसानों को सुदृढ़ बनाया, व्यापार को आगे बढ़ाया, और बाहरी खतरों से प्रदेश को, देश को बचाने का काम किया, राज्य को बचाने का, और साथ में विरासत को भी मजबूतीकरण किया। और इसलिए आज के दिन जब उसको याद करते हैं तो ये सारी बातें हमको कितनी आज भी रेलेवेंट दिखती, कितनी आज भी प्रासंगिक दिखती। और प्रासंगिक ये कि जिन बातों से उस समय अहिल्याबाई माता, पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी जूझ रही थी, वही समस्याएं आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बखूबी उन्हीं बातों की लड़ाई लड़ करके समाज को
पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का और देश को आगे बढ़ाने का। और इसलिए ये कह सकते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में वुमेन डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने का है तो वो काम। और जब हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो मैं यहाँ भजन लाल जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इनकी बहुत सी स्कीमें हैं जो इन्होंने देश में समाज के लिए, समाज के लिए किया है। फिर चाहे वो हमारा मुलाजिम वर्ग हो, फिर चाहे हमारा किसान हो, फिर चाहे हमारा वो मजदूर हो, फिर चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। लेकिन आज अहिल्याबाई होलकर जी से जुड़े हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सिर्फ महिलाओं के ही कार्यक्रमों को आज समर्पित किया है। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने महिलाओं के स्पेसिफिक दृष्टि से और स्वास्थ्य के दृष्टि से, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री आया हुआ है, तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के लिए भी महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ जो विषय रहा उसको आगे रखने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को की रचना की। आज लाडो प्रोत्साहन योजना को इसका शुभारंभ किया गया और जिसमें विमेन एम्पावरमेंट में और खास करके सेक्स रेशियो में जो तकलीफ आती है उसको निरस्त करने के लिए आपने जो स्कीम को आगे बढ़ाया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसी तरीके से आपने अगर अहिल्याबाई होलकर जी के से आपने प्रेरणा ली और समय उन्होंने विमेन एजुकेशन को एम्पावरमेंट के लिए आगे बढ़ाया था, तो आपने भी स्कॉलरशिप स्कीम में, फिर चाहे वो शेड्यूल ट्राइब के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, फिर चाहे वो सैनिटेशन वर्कर्स के प्री मैट्रिक स्कीम हो, और फिर चाहे वो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना हो, और उसमें हर एक में आपने डिस्टेंस लर्निंग को भी आपने सपोर्ट किया, लेकिन साथ साथ आपने उनको आर्थिक दृष्टि से भी मजबूती पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आपको विशेष बधाई देता हूं तो आपने इन स्कीमों को लागू करने का। लखपति दीदी ऋण योजना में लगभग 12 करोड़, आज आपने 1800 बेनिफिशरीज को अभी मेरे से बटन दबा करके आधे आधे मिनट भी नहीं, 15 से 20 सेकंड के अंदर आपने लगभग 18,000 बेनिफिशरीज को आपने 12 करोड़ रुपए डिस्पर्स किए हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। उसी तरीके से कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना, जब हम शुरू में आए तो हमारे साथ छात्राओं ने वहाँ पर आपको भेंट, ये स्कूटी सिर्फ कोई भेंट नहीं है, ये स्कूटी उन बहनों को, उन बच्चियों को जीवन में एम्पावर करने का रास्ता है जिसके माध्यम से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है और वह उनको एक नया रास्ता देने वाला है। और आपने उसमें 2000 स्कूटी आज वितरित की है। आपने उसी तरीके से कस्तूरबा गांधी स्कूल के लिए 5 नए का शिलान्यास और उसका फाउंडेशन स्टोन रखने का प्रयास किया है। 50 गवर्नमेंट स्कूल्स आपने खोलने का आज जो तय किया है उसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बधाई आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि आपने माँ जो कार्य रूप दिया है, जिसमें आप गर्भ की पाठशाला, यानी प्रेग्नेंट मदर जिस समय वो गर्भावती होती है उस समय से लेकर के बच्चे के पैदा होने तक और उसके टीकाकरण तक आपने जो उसको लाइफ साइकिल अप्रोच, आपने उनकी जागृति लाने के लिए जो आपने कार्यक्रम लिया है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो देश और समाज को परिवर्तित करेगा और इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरीके से आपने नारी चेतना अभियान, स्वस्थ नारी चेतना अभियान में जो आपने अवेयरनेस लाने का प्रयास किया है और उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। और आपने महिलाओं को हायर एजुकेशन से फैसिलिटेट करने के लिए और उनको आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए जो आपने काम किया है बहुत बहुत। मैं जब यहाँ आया हूँ तो जब ये डबल इंजन की सरकार की बात मैं करता हूँ तो मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आपके हाथ में कितनी बड़ी ताकत। मैं राजनीतिक बात
2014 के बाद देश की तस्वीर बदली है? जोर से बताइए, बदली कि नहीं बदली? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि पॉलिसी मेकर्स का कितना अंतर है, हमको इस बात को समझना पड़ेगा। हम भी उसी ढर्रे में थे, सब कुछ चलता है, सब कुछ होता है, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला है, ऐसे ही चलेगा। इस वातावरण में हम जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? लेकिन आज भारत का साधारण मानवी इस बात को कहता है कि नहीं, अब वो नहीं चलेगा, अब वह चलेगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ देश आगे दौड़ लगाते हुए बढ़ रहा है। इस बात को, ये बदलती हुई तस्वीर हमको देखी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी। पहले नेता आते थे, एक दूसरे को दोषारोपण में समय गुजारते थे। आज आपने भजन लाल जी की स्पीच सुनी, उन्होंने राजस्थान के लिए क्या किया है इसकी उन्होंने चर्चा की। आज रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स हो रही है। हम अगर आपके पास आते हैं, आपके सामने आते हैं, तो या तो आपको कोई स्कीम दे करके जाते हैं, बटन दबा करके आपके खाते में दे करके जाते हैं और आपका सशक्तिकरण करने का काम करते हैं। यह हमारे काम करने का तरीका। पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये हमारे काम करने का तरीका। और यह मोदी जी ने इस संस्कृति को पैदा किया है और रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति जोड़ी है। जिस जनता ने चुना है, उस जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ कि क्या तुमने काम किया, उसको आगे बढ़ाओ। और इसलिए नीति निर्धारकों का बहुत बड़ा ये हम मैं बहुत बातें कर सकता हूँ, लेकिन आज सिर्फ आपसे अगर मैं स्वास्थ्य की, तो हमारी स्वास्थ्य नीति, वो स्वास्थ्य नीति थी कि बीमार पड़ो और इसका इलाज, यानी क्यूरेटिव। लेकिन 2017 में जो हम शिक्षा स्वास्थ्य लेकर के आए, हमारे यहाँ मुख्य सचिव जी बैठे हैं, वो मेरे स्वास्थ्य के सचिव भी रहे। 2017 में जो हम पॉलिसी लेकर आए, वो होलिस्टिक पॉलिसी थी। बीमार पड़े क्यों, बीमारी से रोको। हेल्थ साधारण क्यों रहे, अच्छी हेल्थ रहे, प्रमोशन करो। और फिर उसके बाद कोई बीमार पड़ जाए तो उसका क्योर करो। और क्योर ही नहीं करो, अगर उसकी कोई तकलीफ है तो उसको रिहैबिलिटेट करो। और उतने पर ही न रुको, अगर किसी का इलाज से सिर्फ उसकी जीवन आगे बढ़ सकता है तो पैलेटिव अप्रोच भी लो। और बुजुर्गों के लिए अलग तरीके के इलाज की व्यवस्था करो। इस तरीके से होलिस्टिक अप्रोच 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेवलप की। निर्धारकों को ध्यान में रखना चाहिए, नीति निर्धारक की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों ने कैसी पॉलिसी बनाई? ऐसी पॉलिसी बनाई जो एक्सेसिबल हो, यानी हम स्वास्थ्य सेवा संस्थान तक हम पहुंच सके, अफोर्डेबल हो, हम वो इलाज ले सके, कर सके, और वह इलाज कराने के साथ साथ उसका हर तरीके से संपूर्ण चिंता की जा सके, इस बात की व्यवस्था की जाए। ये हमारी पॉलिसी में जोड़ा गया। और इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दृष्टि से लगभग 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए, जो हर 2 पंचायत पर, 2.5 पंचायत पर एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना। और आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा, लेकिन खुशी भी होगी कि हम लोगों ने हर व्यक्ति का 30 साल की उम्र में तय किया है, हर व्यक्ति का, महिला का सर्विक्स कैंसर का टेस्ट होगा, स्क्रीन होगा, उसका ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीन होगा, और महिला और पुरुष दोनों का ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग होगी। और उसी तरीके से हर व्यक्ति का हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन दोनों का, डेंटल केयर, मेंटल केयर, इस सारी की सारी चीजों का स्क्रीनिंग होगा,
ताकि हमको 30 साल की उम्र में पता चल जाए कि यह व्यक्ति आगे चल करके डायबिटीज के कारण इसको मधु रोग होगा और उसके चलते इसकी रेनल फेलियर भी हो सकता है, आंखें भी जा सकती हैं, किडनी भी डैमेज हो सकता है, इसकी उसको जानकारी मिले। अगर वो हाइपरटेंसिव होगा तो उसकी हार्ट की समस्या बन सकती है, इसलिए उसका इलाज 30 साल की उम्र में शुरू कर देंगे तो वह आगे चल करके गंभीर बीमारी से बच सकेगा। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि ओरल कैंसर में अभी हम 29 करोड़ 35 लाख लोगों का स्क्रीनिंग कर चुके हैं और जिसमें से 1 करोड़ 58 लाख लोग ओरल कैंसर के ग्रसित पाए गए जिनका इलाज शुरू हो गया है। उसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर में 15 करोड़ 61 लाख महिलाओं का स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिसमें से 58,000 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर पाया गया और उनका इलाज शुरू हो गया है। सर्विक्स कैंसर में 9 करोड़ 50 लाख बहनों का स्क्रीनिंग हो चुकी है। ये ऐसे नहीं है जो बीमार हुए तब आए, नहीं, वो स्वस्थ थे लेकिन उनकी स्क्रीनिंग में पता चला कि इनको सर्विक्स कैंसर हो सकता है और उसमें 58,000 लोगों का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। इस तरीके से हमने प्रिवेंटिव पार्ट को आगे बढ़ाने का कोशिश किया। डायबिटीज में 35 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और 2 करोड़ 57 लाख लोग पाए गए हैं जो डायबिटीज के मरीज हैं। उसी तरीके से हाइपरटेंशन में 35 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिसमें 4 करोड़ 28 लाख लोग हाइपरटेंशन ये स्क्रीनिंग करा करके और इस तरीके से हम स्वास्थ्य के दृष्टि से उन लोगों को जो जीवन में आगे जाकर खतरे की घंटी पर बैठे थे उनका इलाज शुरू कर दिया। तो यह हमको ध्यान में रखना चाहिए कि नीति निर्धारक बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए नीति निर्धारक कौन हो वह आपको ध्यान में रहना चाहिए। यह भजनलाल शर्मा जी को बैठाना मुख्यमंत्री के पद पर यह विषय नहीं है। विषय यह है कि इस विचारधारा के एक सिपाही को बैठाना जो दिन रात एक करके उनकी टीम पूरी ताकत से मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की सेवा कर रही है, इस बात को हमको समझ लेना जरूरी है। आपने अन्य सरकारें भी देखी हैं, वो किस तरीके से सरकार चलाते रहे वो भी आपने देखा है, आपको पता है उनकी सोच क्या थी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दिन और रात का अंतर हो तो कम से कम रात के बाद दिन तो पसंद आना चाहिए, इसकी तो हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कई बार बोलता हूं, उजाले का महत्व तो तभी समझ में आता है जब अंधकार की त्रासदी देखी हुई हो। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अंधकार की त्रासदी आप देख के झेल के आए हैं और अब आप उजाले में हैं और इसलिए उजाले को आप संभाल के रखें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में पीएम अभीम में हम लोगों ने लगभग 64 करोड़ रुपए खर्च करने का तैयारी की है और उसमें से लगभग 3,000 करोड़, क्षमा करिएगा, 64,000 करोड़ और 3,000 करोड़ हम राजस्थान में खर्च कर रहे हैं। कल ही किमसर साहब, कल ही हमारी बैठक हुई है ना, कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैंने इनके साथ बैठक की है और मैंने कहा है कि भाई साहब आपके लिए 3,000 करोड़ रुपए राजस्थान के स्वास्थ्य के लिए दिया है हमने, उसको आप 1 साल के अंदर आप खर्च करिए और खर्च करने वाले बनिए। आगे ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार हमको समझ में आनी चाहिए। हम मोदी जी का आशीर्वाद है जिसके कारण से आज आपको ये सब मिल रहा है। देखिए कैसे फर्क पड़ता है राजनीति का। मैं हर एक छोटी छोटी बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं। 1960 में 50 से 60 के बीच में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में एक बना। 1960 से लेकर के 1998 तक सिर्फ एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए जिन्होंने 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाए और उन्होंने आपको बिना आपसे मांगे हुए जोधपुर में भी आपको राजस्थान की धरती पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले। आज 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। ये बदलते हुए भारत के स्वास्थ्य की तस्वीर है, वो हमको समझना चाहिए। आपने नहीं मांगा हमसे,
लेकिन डबल इंजन की सरकार का महत्व देखो, आपने नहीं मांगा, लेकिन पिछले 10 साल में मोदी जी ने आपको 23 नए मेडिकल कॉलेज दिए, 23 न्यू मेडिकल कॉलेज। आपकी पीजी की सीट देश भर में जो 51,000 थी वो बढ़ करके 1,18,000 हो गई है। पोस्ट ग्रेजुएट की सीट जो 31,000 थी वो 74,000 हो गई है। और फिर भी हम चैन से बैठ नहीं रहे हैं। हमने 5 साल के अंदर 75,000 नए पीजी सीट्स देनी है, नए यूजी और पीजी सीट्स देनी है, यानी हम मेडिकल कॉलेज को बनाने वाले हैं। आपने कभी सोचा था कि बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी किसी नेता ने हिम्मत की थी मांग करने की? आपने कभी सोचा था कि भरतपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आपने कभी सोचा था कि भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आपने कभी सोचा था कि डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी किसी ने सोचा था कि सीकर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? वो हमारे एमपी साहब थे, वो आए थे, सुमेधानंद जी, उन्होंने कहा एक बिल्डिंग हमारे पास है, आप अगर मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। मैंने कहा ये मोदी जी की सरकार है, एप्लीकेशन लेकर के आओ, और आपको पता होगा 15 दिन के अंदर हमने नया मेडिकल कॉलेज सीकर को दिया था। ये भी हमने कभी सोचा था कि बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, अलवर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, जैसलमेर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आप बताइए, करौली में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, श्री गंगानगर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, सिरोही में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, बूंदी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, टोंक में, हनुमानगढ़ में, यहां कभी सोचा था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा? डिग्री कॉलेज खोलते खोलते तो उनकी सरकारों की सांस फूल जाती थी डिग्री कॉलेज खोलने में, और हमने मेडिकल कॉलेज की झड़ी लगा दी, 23 मेडिकल कॉलेज खोल करके दिए हैं। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए आपको हमने एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज में 4 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स दिए, 200 करोड़ रुपए के, बीकानेर में, उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में, और 200 करोड़ रुपए खर्च किए। और इतना ही नहीं, जो चल रहे मेडिकल कॉलेज हैं उसमें हमने अंडर ग्रेजुएट की 750 सीटें दी हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट में 1,467 सीटें दी हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोशिश की है कि मेडिकल के एजुकेशन की दृष्टि से हमने एक प्रयास किया है। मैं यहाँ आपके साथ एक बात और कह देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जब पहली बार बने थे तो उस समय मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के चेयरपर्सन भारत को मिला था, तो वो चेयर करने का मौका हमको मिला था। उस समय हम कहते थे यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यानी हम हेल्थ की एश्योरेंस करेंगे, हम सबको एश्योर करेंगे हेल्थ देने का। और उस समय हमको लगता था पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत 63 करोड़ लोगों को, भारत की 40% आबादी को हर साल 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हेल्थ कवर दिया जा रहा है आयुष्मान भारत के तहत। और इस बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, तो जिंदगी जब तक वो अंतिम सांस नहीं ले गया, किसी भी जाति का हो, किसी भी आर्थिक क्राइटेरिया का हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको मोदी जी के तरफ से जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेता 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उसको दिया जाएगा। यह कार्यक्रम हम लोगों ने लिया। यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद इंश्योरेंस देना बंद कर देती है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। इसलिए मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से, ये विमेन एम्पावरमेंट की दृष्टि से, हर चीज की, हर स्कीम को उठा करके आप देखेंगे उसमें महिलाओं ना 50% से ज्यादा हिस्सेदारी हुई है। और अब तो हमें खुशी है आपके साथ ये शेयर करते हुए, जब मैं अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म शती 300 साल की जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं, तो हमें खुशी है ये बोलते हुए कि अगली पार्लियामेंट जो 2029 में बनेगी उसमें 33% महिलाएं एमपी होंगी। इस तरीके का काम होने वाला है, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे मालूम है कि महिलाओं को काफ़ी देर से आप आई हुई हैं, और आज आपको आपके खातों में
भजन लाल जी ने बड़े बटन दबा करके एक सेवा करने का काम किया है। आपका सशक्तिकरण होगा, इसके लिए आपको विशेष करके मैं बधाई देना चाहता हूं। और अहिल्या भाई होलकर जी से प्रेरणा लेकर के जिस तरीके से समाज में हम महिलाओं का सशक्तिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी छोटी सी तस्वीर हमने और भजन लाल जी ने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आपने बहुत शांति से हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। आज के इस पावन दिवस पर माननीय आपका सानिध्य और आपके विचार सदैव स्वस्थ राजस्थान